वजीर आजम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। शिलांग में शुमाल मशरकी काउंसिल के गोल्डन जुबली तकरीबात में होंगे शामिल। मेघालय और त्रिपुरा में मुतादिद मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का अरुणाचल प्रदेश का दौरा। रिजिजू ने तवांग के यांगत्से इलाके में भारतीय फौजियों से की मुलाकात। जवानों की हौसला अफजाई। ट्वीट कर बताया पूरा खित्ता मुकम्मल तौर पर है महफूज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान और तवांग में हमारी फौज ने गैर मामूली शुजाअत का किया मुजाहरा। फिक्की के सालाना इजलास और 95वें सालाना इजलास आम को खिताब करते हुए कांग्रेस पर मुल्क के मफाद पर सियासत को तरजीह देने का लगाया इल्जाम। बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को बनाया हदफ तनकीद। राहुल गांधी को बताया भारत का जयचंद। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी ने फौज की हौसला शिकनी का किया काम। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने की वर्चुअल तौर पर जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग की सदारत। वजीर खजाना ने कहा, हमने एजेंडा के 8 नुकात को किया पूरा। मीटिंग में किसी भी नई चीज पर टैक्स नहीं लगाया और न ही टैक्स में किया गया किसी तरह का कोई इजाफा। छोटे कारोबारियों को मिली कई तरह से राहत। भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा ब्लाइंड T20 आलमी कप का खिताब किया अपने नाम। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से दी शिकस्त। फीफा आलमी कप 2022 में क्रोएशिया और मराकश तीसरे मकाम के लिए खेलेंगे प्ले ऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने दी थी शिकस्त, वहीं मराकश को फ्रांस की शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से किया बाहर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को शिलांग में शुमाल मशरकी काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो शुमाल मशरकी काउंसिल की एक सरकारी मीटिंग के साथ साथ एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम NEC के मुख्तलिफ मनसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। गुज़िश्ता 50 सालों में शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की में NEC के ताउन का एक यादगार सेक्शन गोल्डन फुटप्रिंट्स भी जारी किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, शुमाल मशरकी रियासतों के गवर्नर और वज़राए आला, शुमाल मशरकी खित्ते से मुतालिक मरकजी वज़रा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। और वजीर आजम इतवार को मेघालय में IIA शिलांग को काम के नाम वक्फ करेंगे। PM मोदी के IIM शिलांग के दौरे की तैयारियां कैसी हैं? हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने इस मौजू पर इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर DP गोयल से खास बातचीत की। IIM शिलांग के इस नए कैंपस में आपका स्वागत है। इस 120 एकड़ में फैला नए कैंपस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और इस कैंपस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर DP गोयल, जो कि डायरेक्टर है IIM शिलांग के। हमारा IIM शिलांग का परिवार है, इसके लिए ही नहीं पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं सारे के सारे, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। 7वां हमारा IIM है। टोटल इंडिया में 20 इंस्टीट्यूट्स हैं IIMs हैं, बट हमारा जो है 7th IIM है। एंड हमें 15 साल होने वाले हैं, जो 4 जुलाई को हमारा फाउंडेशन होगा। IIM शिलांग सिर्फ शिलांग मेघालय के लिए नहीं, एक तरह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। एक तरह से एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि IIM शिलांग जो है, हम शिलांग में है बट पूरे 8 के 8 स्टेट्स में है। हम सभी के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने हमारे एक सैटेलाइट कैंपस बना के हमें दे दिया, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने उसाम में, हमारे गुवाहाटी में हमारे एक कैंपस खोला है। ऐसे ही हम मणिपुर में है, मिजोरम में है, उधर नागालैंड में, मेघालय में, सभी जगह जाएंगे हम 8 के 8 स्टेट्स के लिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हम सभी के सभी 8 स्टेट्स के लिए उनकी पॉलिसी कैसे हुआ, उनके क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सभी के लिए हम ये काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें जो प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रल हो जाने का, तो क्या क्या चीजें आप लोग कर रहे हैं? लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सभी के सभी, ये सारा सोलर है। ऐसे ही हम बाकी चीजें भी सारा देख रहे हैं कि जो रूम्स हमारे अंदर है कि कम से कम वहां पे लाइट की जरूरत पड़े। ये पूरे का पूरा हमारा प्रयास यही है कि इसको जितना ज्यादा अच्छा सस्टेनेबल इसको बनाया, कैंपस को बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
इस जो नया कैंपस है इसका अनावरण करेंगे और अनवील करेंगे। और सिर्फ शिलोंग मेघालय के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान साबित होगा। कैमरा पर्सन सुबिन नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शिलोंग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी IIM शिलोंग को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने तलबा से भी बात की। मैं इस वक्त IIM शिलोंग के नए कैंपस में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। और ये बेहतरीन कैंपस है, 120 एकड़ में फैला हुआ है। और बात करेंगे इन स्टूडेंट से जो यहाँ पे इस कैंपस को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव MBA का छात्र हूँ। मुझे जब पता लगा कि यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मैं बहुत खुशी से पागल उठा था। मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग दोनों में ही पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है, वो कितना प्रमोट करना चाहते हैं। मैं उस चीज से बहुत उत्साहित हूँ। हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। IIM शिलोंग ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं अपने करियर पे अग्रसर रहूं और बढ़ती रहूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पर यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ जो है वो ये है कि हमारे बैच में अलग अलग स्टेट्स के लोग आए हैं। जम्मू से और कई लोग केरला से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो बेसिकली IIM शिलोंग बाकी IIM की तरह नहीं है, इट इज अ यूनिक IIM इन इटसेल्फ। हमारा हमेशा से सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं। सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विद हिम एंड लर्न। माननीय प्रधानमंत्री जी ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर हमेशा से ही ध्यान देते आए हैं। वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 सालों में 50 से ऊपर दौरे किए हैं। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य खेलकूद के पावर हाउस रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आए और देखें हमारे नए कैंपस में किस तरह खेलकूद की व्यवस्थाएं की गई है। एक्साइटेड है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंपस जो है वो वादियों के बीच में है और ये एक्सपीरियंस करना हमारे लिए बहुत ही नया अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई फील कि अगर प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आकर देखेंगे और हमारा कैंपस इनॉग्रेट करेंगे तो ये हमारे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बेहतरीन कैंपस है और उतने ही बेहतरीन ये लोग हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और एक बार इन सबसे जानना चाहेंगे, हाउस द जोश गाइस? हाय सर। So that's the जोश for all of you. So देख सकते हैं कितना जोश है इन लोगों में प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित नौटिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शिलोंग। और इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे इलाके में फौजियों से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने जवानों की हौसला अफजाई की और मुल्क के लिए उनके काम की तारीफ की। जवानों से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे का इलाका भारतीय फौज के बहादुर सिपाहियों के मुनासिब तैनाती की वजह से मुकम्मल तौर से महफूज है। किरण रिजिजू ने मुकद्दस आबशार चौमी यांगसे की तस्वीर भी जारी की। आबशार बहुत मुकद्दस और अरुणाचल के लोगों के लिए ताज़ीम की अलामत है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यांगसे के बिल्कुल नीचे ये एक हैरत अंगेज नज़ारा है। इसे चौमी यांगसे के नाम से जाना जाता है। 108 मुकद्दस पानी के चश्मे जो बुलंद पहाड़ों से निकलते हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि गुरु पद्संबु का आशीर्वाद है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज फिक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस और 95वीं सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गलवान हो या तवांग, भारतीय फौज ने जिस बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा किया है वो बेमिसाल है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि हमने अगले 25 साल तक आज़ादी का अमृत मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने लाल किले से 5 अज़ाइम की याद दिलाई थी। पहला अज़्म तरक्की याफ्ता भारत की तामीर का है, जिसे पूरा किए बगैर भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे ममालिक पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। चला थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है
जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि 2014 में जब मोदी वजीर आजम बने तो भारत दुनिया की 9वीं बड़ी मईशत थी। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनले के अंदाजों के मुताबिक भारत 2027 तक $8.5 ट्रिलियन के हजम के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मईशत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन दूसरे बड़े ममालिक के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद मित्रों, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के फौज से मुताल्लिक बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने फौज का मोराल तोड़ने का काम किया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जानते हैं कि चीनी सिफारत खाने ने राजीव गांधी फाउंडेशन की माली मदद कैसे की। शायद यही वजह है कि राहुल जी चीन की जबान बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की वह कम है। हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वजीर ममलिकत बराए दफा अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी के बयान सबको मालूम है। जब भी मुल्क की सलामती की बात आती है तो उन्हें कुछ न कुछ कहना ही है। वो फौज का मोराल गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है, देश की सुरक्षा का मामला आता है, कुछ न कुछ उसमें उनको कहना ही कहना है और सेना के मनोबल को गिराने की पूरी हर बार ये उनकी कोशिश है। कोई भी अच्छी बात हो रही होती है, जिन बातों में नहीं भी बोलना चाहिए, सोच समझ के बयान देना चाहिए। उसमें किस तरह से मनोबल गिरा रहे हैं और किस तरह से सेना को कैसा लगता होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तवांग के बारे में राहुल गांधी के बयान को इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब, बचकाना और मुल्क दुश्मन अनासर की हौसला अफजाई करने वाला करार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बयान बैनुल अक़वामी सतह पर भारत और भारतीय फौज की तज़लील करने वाला है। हम उनके बयान की मजम्मत करते हैं। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे
इससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को घेरा। पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को भारत की फौज पर फख्र है और भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी फौज के हौसले को तोड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है और ना ही किसी में इसे लेने की हिम्मत है। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी का नाम भी लिया और कहा कि मैं आपको बताता चलूं कि भारत की फौज इतने काबिल है कि उसे कभी नहीं मारा गया और ना कभी मारा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय सियासत का पिटा हुआ प्यादा करार दिया। राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया AK एंटनी जी द्वारा कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। गौरव भाटिया ने मजीद मुतालबा किया कि राहुल गांधी को मुल्क से मुआफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस आज मुल्क के साथ खड़ी है तो उसे फौरन राहुल गांधी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आखिर भारत की अपोजिशन जमात की क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी को उनके मुल्क के मुखालिफ बयान पर मुल्क बदर नहीं करती। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक माँ पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। दीगर खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में काबिल एतराज़ बयान के खिलाफ बीजेपी कारकुनान और बीजेपी युवा मोर्चा के अरकान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया। उनके बयान पर एतराज़ दर्ज करते हुए आज बीजेपी ने जम्मू, भुवनेश्वर, मुंबई और पुणे समेत मुल्क के कई मकामात पर एहतजाज किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दिल्ली में वर्चुअल मोड में GST काउंसिल की 48वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हमने एजेंडे के 8 निकात मुकम्मल कर लिए हैं। GOM के पास 2 निकात हैं जिन पर बहस की जानी थी, लेकिन इन पर गौर नहीं किया जा सकता। एक तंबाकू और गुटखे पर सलाहियत पर मबनी टैक्स लगाने से मुतालिक और दूसरा GST ट्राइब्यूनल के क़याम से मुतालिक था। We completed 8 of the agenda points. And therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting. And importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. वजीर खजाना ने कहा कि GST मीटिंग में किसी भी नई चीज पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया और न ही टैक्सों में कोई इजाफा किया गया है। In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. Where one state issued for rab producers a notice saying, why can't I tax you? Because that is molasses.
whereas that person would say, no, it is Rab. So such kind of situations have all been gone through by the Fitment Committee, and in this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues we have issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. अगली खबर, मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने तेलंगाना में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक अलग डिवीजन बनाने की सिमत में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तहकीक की हौसला अफजाई के लिए हम सब के लिए इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। आज इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार ने भी 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में स्थापित किया है। वहां मेडिटेशन से लेके, योगा से लेके, प्रिवेंटिव केयर के लिए मार्गदर्शन से लेके अनेक टाइप की अलग अलग एक्टिविटी वहां हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई इस्मत दर्ज और कत्ल केस के कसूरवारों की रिहाई के खिलाफ अपील की थी। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से 13 मई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में बनाए गए कवानीन गैंगरेप के मुजरिमों की रिहाई में लागू होंगे। इन कवानीन की बुनियाद पर ही 11 मुजरिमों को रिहा किया गया था। आगे बढ़ते हैं खेल की खबरों की तरफ। भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर तीसरी बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने खिताबी मैच में बांग्लादेश को 120 रन से शिकस्त दी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 3 विकेट पर सिर्फ 157 रन ही बना सका। इस जीत के साथ ही भारत ने तारीख रकम की, क्योंकि भारत ने 2012 और 2017 के बाद तीसरी बार यह खिताब जीता है। फुटबॉल, भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने जुमे को स्पेन के वालेंसिया में खेले जा रहे खवातीन के FIH नेशंस कप 2022 में आयरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मुकर्रर वक्त में आयरलैंड की जानिब से कैरोल नॉमी ने 15वें मिनट में गोल किया, जबकि भारत की जानिब से उदिता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। मुकर्रर वक्त में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर थीं, जिसके नतीजे में शूट आउट हुआ, जहां भारतीय टीम ने आयरलैंड को 2-1 से हरा दिया। भारतीय टीम फाइनल में आज स्पेन से मुकाबला करेगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज बर्बन स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत चौथे खवातीन के T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपने चैलेंज को बरकरार रखने के लिए अपनी बॉलिंग में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम इस वक्त 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और इसके लिए सीरीज में बरकरार रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। ये सीरीज 3 फरवरी से जनूबी अफ्रीका में शुरू होने वाली T20 वर्ल्ड कप से कबल निहायत अहम मानी जा रही है। बात करेंगे फीफा आलमी कप की, जिसमें तीसरे मकाम के लिए क्रोएशिया और मराकश के दरमियान मुकाबला होना है। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वहीं मराकश को फ्रांस ने शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। मराकश और क्रोएशिया के दरमियान ग्रुप मरहले के मुकाबले में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। फुटबॉल आलमी कप का फाइनल मुकाबला कतर के लोसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम अपनी खूबसूरती की वजह से पहले ही सुर्खियों में है। ऐसे में फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और फ्रांस आमने सामने होंगे तो यहाँ मंजर काबिल दीद होगा। इस स्टेडियम में 80,000 अफराद की गुंजाइश है। ऐसे में स्टेडियम में ग्रुप स्टेज के 6 मैचेस खेले गए हैं। इसके अलावा यहाँ नॉकआउट मैचेस का भी इनेकाद किया गया है। वैसे तो ये ग्राउंड अर्जेंटीना के लिए एक तरह से खुशकिस्मत रहा है। सिर्फ इस टीम को सऊदी अरब के खिलाफ खेले गए पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद टीम ने जीत हासिल की, जिसने टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आज बात न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा विकल्प